हेलो दोस्तों, द सिविल एकेडमी में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र कुमार और एक बार फिर आ चुके हैं भारत में राष्ट्रवाद का छठा पार्ट लेकर के। ठीक है, इस पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं महात्मा गांधी की सज़ा से जुड़ी कुछ तथ्य और उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण। इसके पहले के पार्ट में हमने पढ़ा है कि 22 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा कांड हुआ, जिसमें महात्मा गांधी को देशद्रोही घोषित कर दिया गया। ठीक है, और उसके साथ साथ महात्मा गांधी पर मुंबई दंगा और यंग इंडिया में उत्तेजित लेख लिखने हेतु उन पर अलग से केस चलाए जा रहे थे। लेकिन जैसे ही असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ, उस टाइम में हिंदू मुस्लिम की जो एकता थी वो भंग होने लगी। उसी के कारण महात्मा गांधी को गिरफ्तार करने का एक ब्रिटिश शासन के पास मौका मिल गया। महात्मा गांधी पर जांच की कार्यवाही की अध्यक्षता करने वाले जस्टिन ब्रूमफील्ड, ठीक है, जो एक जज थे, उसने 18 मार्च 1922 ईस्वी को 6 साल की कारावास की सज़ा सुनाई। कारावास की सज़ा सुनाने से पहले अपने भाषण में ब्रूमफील्ड ने बोला कि आज तक हमने जितने भी केस सॉल्व किए हैं, अर्थात जितने भी मुकदमा की जांच किया है या आगे भी करेंगे, उसमें महात्मा गांधी जो है एक भिन्न श्रेणी के व्यक्ति है। इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि महात्मा गांधी लाखों देशवासियों के दृष्टि में एक सच्चे देशभक्त और नेता है। वहाँ पर भी महात्मा गांधी को जब अपने बारे में बोलने की आई, तब उसने कहा कि मैं दोषी हूँ, क्योंकि मैं कभी भी अपने देश के लोगों के विरुद्ध नहीं जा सकता है। इसलिए जज से हमारा आग्रह है कि वो हमें कड़ी से कड़ी सज़ा दे, नहीं तो अपने पद से इस्तीफा दे दे। ये महात्मा गांधी उस टाइम बोले जब ब्रूमफील्ड जैसा महान जज ने महात्मा गांधी की सज़ा सुनाने में हिचकिचा रहा था। ब्रूमफील्ड में अपने भाषण के अंत में ये भी कहा कि यदि सज़ा की वर्षों में कमी होती है या मुक्ति करने की जो मौका मिलता है, तो हमसे ज़्यादा खुद प्रसन्नता किसी को नहीं होगी। इसी के बाद 18 मार्च 1922 को महात्मा गांधी की 6 साल की सज़ा सुना दी गई। लेकिन 2 वर्ष बाद ही उनकी जेल में या कारावास की सज़ा के समय तबीयत बिगड़ने के कारण 1924 में उनको जेल से रिहा कर दिया गया। लेकिन महात्मा गांधी यहाँ पे जेल से रिहा होने के बाद अपने राजनीतिक को छोड़ करके ये समाज सुधारकों का काम करने लगे, क्योंकि महात्मा गांधी का मानना था कि भारत एक स्वतंत्र देश बनने से पहले ये जरूरी है कि भारत के लोग स्वतंत्र बनने के लायक बन जाए। उसी के कारण महात्मा गांधी समाज के कुरीतियों जैसे बाल विवाह या छुआछूत या विधवा पुनर्विवाह जैसे कुरीतियों को समाज से दूर करने के लिए काम कर। अपनी 4 साल के समाज सुधार के कार्य के बाद महात्मा गांधी 1928 ईस्वी में फिर से भारतीय राजनीतिक रंगमंच पे अपना कदम रखा। उसी टाइम भारत में साइमन कमीशन का आगमन हुआ, जिसमें महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय आंदोलन करके साइमन कमीशन का विरोध किया। ठीक है, यहाँ पे अखिल भारतीय अभियान में महात्मा गांधी नेतृत्व नहीं कर रहे थे, केवल उनका आशीर्वाद था। जैसे बारदोली किसान सत्याग्रह में भी महात्मा गांधी नेतृत्व न करके केवल अपना आशीर्वाद दिए थे। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे पूछ देगा कि अखिल भारतीय अभियान का नेतृत्व किसने किया, तो इसमें महात्मा गांधी थे लेकिन वो नेतृत्व नहीं किए थे, और बारदोली किसान सत्याग्रह में भी महात्मा गांधी थे लेकिन नेतृत्व नहीं किए थे, अर्थात उनका केवल आशीर्वाद था ये 2 आंदोलन में। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आखिर साइमन कमीशन क्या है। ठीक है, साइमन कमीशन 21 मार्च 1919 के एक्ट के द्वारा 10 वर्षों पर पुनः सुधार की समीक्षा के लिए अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। ठीक है, अब 21 मार्च 1919 एक्ट क्या है, तो इसको हमने भारत के राष्ट्रवाद इसी चैप्टर में हमने पहले बता चुका है। अराजकता या क्रांतिकारी अधिनियम को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा एक एक्ट बनाया गया, जो 21 मार्च 1919 को पारित किया गया। इस एक्ट में था कि एक अलग न्यायालय बनाया जाएगा, या उसके विरोध में अपील करने पर किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट या बिना साक्ष्य के उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। ठीक है, इसी एक्ट के द्वारा इसी एक्ट में यह भी बताया गया था कि भारत में 10 वर्षों पर
एक समीक्षा की जाएगी कि वहाँ पे क्या क्या संवैधानिक सुधार हुए। इसी संवैधानिक सुधार के लिए अंग्रेजों ने साइमन कमीशन नाम करके एक गठन बनाया जिसको इंडियन स्टैट्यूटरी भी बोला गया। इस एक्ट में क्या था कि सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता थी और इसमें 7 सदस्य थे। 1927 ईस्वी में बना, ठीक है। इससे भारतीय जो थे वो काफ़ी नाराज थे। इसके नाराज़गी का कारण था कि जब 1919 एक्ट में बताया गया है कि 10 वर्षों पर सुधार की समीक्षा की जाएगी, तो ये 1927 यानी 7 वर्षों पर ही समीक्षा ब्रिटिश सरकार ने चालू कर दिया, ठीक है। पहला के तो कारण ये हुआ, और दूसरा नाराज़गी का कारण था कि ये जो 7 सदस्य थे ये केवल ब्रिटिश गवर्नमेंट के ही आदमी थे, उसमें किसी भी तरह के भारतीय आदमी शामिल नहीं थे। ये था दूसरा नाराज़गी का कारण। उसके बाद इंग्लैंड में बने भारतीय संवैधानिक आयोग अर्थात इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन अब 3 फरवरी 1928 ईस्वी को मुंबई पहुंचा, ठीक है। मुंबई पहुंचने पर भारत के लोगों ने या भारत के जो भी राष्ट्रवादी व्यक्ति थे उन्होंने हड़ताल किया, प्रदर्शन किया, काला झंडा ले करके साइमन कमीशन का नारा लगाया कि साइमन कमीशन वापस जाओ वापस। इस तरीक़े से साइमन कमीशन का विरोध काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से भारतीय लोगों के द्वारा किया गया। उसके बाद क्या हुआ कि यहीं से लोगों को एक बार फिर से लगा कि असहयोग आंदोलन के बाद एक बार फिर यदि संगठित होकर के हम लोग लड़े तो ब्रिटिश सरकार एक न एक दिन ढह सकती है। साइमन कमीशन का जो व्यापक विरोध था वहीं से एक अलग या एक नए राष्ट्रवाद की जन्म दिया भारत में। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा कारण, ठीक है, जो है नेहरू रिपोर्ट। भारत के उस समय का सचिव बिरकन हेड ने बोला था भारतीय नेताओं से या भारतीय राष्ट्रवादी व्यक्तियों से कि आप एक संविधान की निर्माण कीजिए जिसमें सभी दलों अर्थात या सभी गुटों को समान अधिकार मिले, ठीक है। तो इस चुनौती को स्वीकार करते हुए फरवरी 1928 को एक सर्वदलीय सम्मेलन हुआ जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने किया था, ठीक है। इसमें ब्रिटिश सरकार से डोमेनियल स्टेटस की मांग की गई। यहाँ पे डोमेनियल स्टेटस का मतलब है कि ब्रिटिश सरकार के अधीन राज्य अर्थात भारत को घोषित कर देना था कि भारत जो एक देश है ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन है। कांग्रेस में ही एक वर्ग था जो डोमेनियल स्टेटस की मांग से असहमत था। इस तरीक़े से नेहरू रिपोर्ट एक तरीक़े से तो स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन ये जो रिपोर्ट था वो बहुत सारे सवालों का जन्म दे दिया। तो यही था सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा कारण। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि तीसरा कारण क्या है कि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का प्रभाव जो 1929 से 30 के बीच में देखा गया था। इसमें क्या था कि भारत जो था उसमें आर्थिक तंगी बहुत ज़्यादा थी, अर्थात उसकी आर्थिक स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। और वहीं पे ब्रिटिश सरकार द्वारा जो कल कारखाने जो थे वो धीरे धीरे बंद कराए जा रहे थे, इसलिए भारत के जो पूंजीपति वर्ग था उसका भी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे बिगड़ती गई। और वहीं पे किसान वर्ग जो था वो पहले से उसकी स्थिति तो बिगड़ी हुई थी। इस बिगड़ती आर्थिक मंदी को अब सहना मुश्किल था, अर्थात अब भारत के लोगों के सामने क्रांति के अलावा कुछ भी नहीं था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का अगला क्या कारण है। अगला कारण है समाजवाद का बढ़ता प्रभाव, ठीक है। भारत में जो समाजवादी नीति थी वो धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। यहाँ तक कि कांग्रेस में भी अब पहले की अपेक्षा दबाव महसूस होता गया, जिसके कारण मार्क्सवादी और वामपंथी का उदय होना शुरू हो गया। वामपंथी का उदय में पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता हुए। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का अगला कारण जो है क्रांतिकारी आंदोलनों का उभार। उस समय भारत की स्थिति विस्फोटक थी और मेरठ षड्यंत्र एवं लाहौर षड्यंत्र ने सरकार विरोधी विचारधारा को और उग्र बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मेरठ षड्यंत्र क्या है। तो मेरठ षड्यंत्र मार्च 1930 में हुआ था, जिसमें 31 श्रमिक नेताओं को बंदी बना करके मेरठ ले जाया गया और वहीं पे उन पे मुकदमा चलाया गया था। यही था मेरठ षड्यंत्र जो
क्रांतिकारी आंदोलन उभार का एक हिस्सा था। लाहौर षड्यंत्र जो लाहौर के सेंट्रल जेल में 32 व्यक्तियों पर चलाया गया, जिसमें 9 व्यक्तियों को फरार घोषित किया गया, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद भी एक थे। उसके बाद 10 अक्टूबर 1930 को लाहौर षड्यंत्र का फैसला आया, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को मौत की सज़ा सुनाई गई। ठीक है, तो यही था लाहौर षड्यंत्र। इसके साथ ही बंगाल में भी एक बार फिर से राष्ट्रवादियों की जो क्रांतिकारी थी वो व्यापक रूप पकड़ ली थी। इस क्रांतिकारी ने योजनाबद्ध तरीके से बंगाल के चटगांव में शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया और इस योजनाबद्ध तरीके का नेतृत्व तो सूर्य सेन ने किया था, जिनका उपनाम था मास्टर दा। ठीक है, तो ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन कराने में। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन का अगला कारण जो है पूर्ण स्वराज की मांग। इसमें कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन दिसंबर 1930 में लाहौर में संपन्न हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में, और वहीं पे 31 दिसंबर 1926 ईस्वी को रावी नदी के तट पर मध्य रात्रि में पंडित जवाहरलाल ने झंडा फहराकर स्वतंत्रता की पाठ पढ़ी। इस प्रकार भारत के पूरे लोगों में एक नई जागृति हो उठी। उसके बाद हम लोग देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन का अगला कारण जो है गांधी का समझौता रुख। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने से पहले उस समय का वायसराय लॉर्ड इरविन से 11 सूत्रीय मांग की थी, जिसमें महात्मा गांधी ने बताया था कि ये 11 सूत्रीय मांग पूरी होने पर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत नहीं किया जाएगा। लेकिन 11 सूत्रीय मांग को मानना तो दूर की बात है, लॉर्ड इरविन ने महात्मा गांधी से मिलने का भी मना कर दिया, अर्थात वो मिलने से भी इनकार कर दिया। तब वहीं पे महात्मा गांधी ने इरविन से बाध्य होकर के दांडी यात्रा प्रारंभ की। तो यहीं से 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा शुरू करके सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरुआत कर दिया। तो यही था आज के इस पार्ट में, जिसमें हम लोगों ने देखा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या क्या कारण थे। ठीक है, इसके अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे दांडी यात्रा कब तक चली और उसके बाद दांडी यात्रा का ब्रिटिश शासन पे क्या प्रभाव हुआ। तो ठीक है, मिलते हैं इसके अगले पार्ट में।